आज का टॉपिक है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? मोटिवेशन को अभिप्रेरणा कहते हैं। मोटिवेशन को अभिप्रेरणा कहते हैं। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम या मोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? मूव, मोशन और मोटर अर्थात गति करना। लैटिन भाषा का शब्द है मोटम या मोवेयर, उसका अर्थ है गति करना। अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक बल है जो प्रेरणा देता है। ऐसा प्रेरक बल है जो व्यक्ति को भावात्मक रूप से जागृत करते हुए लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है, धक्का देता है, उसे बताता है कि तुम्हारा ये लक्ष्य है, तुम फिलहाल यहाँ इस स्टेज पर हो, इससे आपको इस पर जाना है। वो उसको उस स्टेज पर धकेलता है, गति प्रदान करता है, धक्का देता है। इसी को क्या बोलते हैं? अपने मोटिवेशन बोलते हैं। परिभाषाएं, मोटिवेशन की परिभाषाएं। पहले विद्वान है क्रैच एवं क्रचफील्ड के अनुसार अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। हमारे क्यों का उत्तर देती है, ये कहा है क्रैचफील्ड ने। फिर स्किनर ने कहा है अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। फिर कार्टर गुड ने कहा है कि किसी क्रिया को आरंभ करने, उसे जारी रखने, यानी कि शुरुआत से अंत तक पहुंचाने, लक्ष्य तक पहुंचाने और उसको बीच में नियंत्रित करने, इधर उधर न भटकने, यानी कि अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, उसी लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रवृत्ति ही अभिप्रेरणा है। उस प्रवृत्ति को क्या बोला है? अभिप्रेरणा कहा है। वुडवर्थ ने क्या कहा है? प्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो उसे निश्चित व्यवहार करने के लिए निश्चित लक्ष्यों की ओर उत्तेजित करती है। एक व्यक्ति है, इसका निश्चित उद्देश्य क्या है और उस निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्तेजित करती है, उस निश्चित उद्देश्य की ओर धकेलती है। तो ऐसा वुडवर्थ ने कहा है। अधिगम की विशेषताएं क्या है? अभिप्रेरणा की विशेषताएं, ये अधिगम की नहीं, अभिप्रेरणा की। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम सोपान है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम सोपान है। कोई चीज़ का हमें अधिगम करना है, लेकिन अपना उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, इसे जो चीज़ बताई जा रही है उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो अधिगम नहीं हो पाएगा। उस अधिगम को ग्रहण करने के लिए हमारे अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए, हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि हम इस चीज़ को सीखें, तो वो इच्छा उस मोटिवेशन से आएगी। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का स्वर्ण पथ है। अभिप्रेरणा अधिगम का हृदय भी कहा जाता है अभिप्रेरणा को। अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक भी है। अभिप्रेरणा अधिगम के लिए एक अनिवार्य स्थिति है। अगर हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोटिवेटेड ही नहीं है तो वो वहाँ पर अधिगम नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए एक अनिवार्य स्थिति भी है वो। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब अभिप्रेरणा होगी। अगर अभिप्रेरणा ही होगी, मोटिवेशन होगा, तभी अधिगम हम सर्वोत्तम तरीके से कर पाएंगे। मोटिवेशन व्यक्ति को चयनात्मक क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। जो हमें अपना गोल सेलेक्ट करते हैं और उसके लिए जो क्रिया करते हैं वो काम अभिप्रेरणा करवाती है हमसे। अभिप्रेरणा व्यक्ति में निरंतरता लाती है। वो कंटिन्यू यहाँ से यहाँ तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर काम करेगा अगर उसमें मोटिवेशन होगा तो। अगर मोटिवेशन ही नहीं होगा तो वो बीच में भटक जाएगा, दूसरे रास्ते लग जाएगा। अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य से निर्देशित होता है। मोटिवेशन में व्यक्ति का व्यवहार है उसके लक्ष्य से निर्देशित होता है, लक्ष्य से ही वो अपने सही रास्ते पे चल पाता है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक उत्तेजना है जो व्यक्ति को भावात्मक रूप से जागृत करती है। अभिप्रेरणा क्या है? एक आंतरिक उत्तेजना है जो व्यक्ति को भावात्मक रूप से जागृत करती है और लक्ष्य की ओर धकेलती है। अभिप्रेरणा एक साधन है, साध्य नहीं है। अभिप्रेरणा क्या है? एक साधन है, साध्य नहीं है। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? प्रेरणा का पहला स्रोत है आवश्यकता। आवश्यकता जन्म देती है इस चीज़ को। किसी भी वस्तु का अभाव, कोई भी वस्तु की कमी आवश्यकता को जन्म देता है। प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई आवश्यकता होती है और उसे क्रिया करने के लिए वो प्रेरित करती है, और वो प्रेरित करना ही मोटिवेशन है। चालक, प्रणोद या अंतर्नोद, इसको ड्राइव भी कहते हैं। ड्राइव प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ एक चालक होता है। कोई भी आवश्यकता है उससे जुड़ा हुआ एक चालक होता है। जैसे भोजन की आवश्यकता से जुड़ा हुआ चालक है भूख। अपने को भूख लगती है और भूख लगती है तो अपने भोजन करते हैं। अपने क्या करते हैं? भोजन करते हैं। भूख लगती है तो अपने भोजन करते हैं। पानी की आवश्यकता से जुड़ा हुआ चालक है प्यास। व्यक्ति को क्रिया करने के लिए ये प्रेरित करते हैं। मान लीजिए आपको भूख लगी और आप भोजन करोगे, तो ये आपने पहले तो आप चुपचाप बैठे थे एक जगह पे, फिर क्रिया करके रसोई तक गए और फिर आपने खाना खाया, तो उस चालक ने आपको काम करवाया ना। चालक है, भूख है, उसने आपको क्रिया करवाई, भोजन करने के लिए आपको चलना पड़ा, तो ये चालक, प्रणोद या अंतर्नोद है। तीसरा है उद्दीपक, प्रोत्साहन।
इंसेंटिव, उद्दीपक सामने होने पर व्यक्ति क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। भोजन अगर आपके सामने पड़ा है तो आप क्रिया करने के लिए प्रेरित हो। उद्दीपक सामने होने पर व्यक्ति क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। उद्दीपक के मिलने पर चालक शांत हो जाता है। पहले आपको भूख लगी हुई थी, ये उद्दीपक भोजन मिला आपको और आपने भोजन कर लिया, आपका चालक शांत हो गया, भूख शांत हो गई और तनाव भी समाप्त हो गया। तनाव की स्थिति थी वो एकदम समाप्त हो चुकी है। उसके बाद है अभिप्रेरक। अभिप्रेरक को क्या कहते हैं? मोटिव्स। उपरोक्त तीनों का योग ही अभिप्रेरक है। अभिप्रेरक आवश्यकता, चालक और उद्दीपक, इन तीनों को मिलाकर के निर्माण किया गया है अभिप्रेरक का। नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, इन तीनों को मिलाकर के बना है मोटिव। अभिप्रेरणा चक्र। डेसी ने इस चक्र में चौथा तत्व संज्ञान, कोग्निशन जोड़ा है। NDI तो था ही पहले मोटिव्स में, उसमें C और जोड़ दिया, यानी कि कोग्निशन। इसे संज्ञानात्मक चक्र के नाम से जाना जाता है। संज्ञानात्मक चक्र किसने दिया है? डेसी ने दिया है, बस इतना याद रखना है इसमें। अभिप्रेरकों का वर्गीकरण, एक मेस्लो ने किया है, दूसरा थॉमसन ने और तीसरा गेरेट ने। 3 वर्गीकरण किए गए हैं, जिसमें मेस्लो के अनुसार 2 प्रकार हैं, थॉमसन के अनुसार 2 हैं और गेरेट में देखो 3 अक्षर हैं तो इसमें 3 टाइप होंगे। मेस्लो ने बताया एक तो जन्मजात और अर्जित, 2 ही बताए हैं। थॉमसन ने कहा है स्वाभाविक और कृत्रिम, और गेरेट ने कहा है जैविक और देहिक एक ही है। फिर मनोवैज्ञानिक और फिर सामाजिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा का पहला प्रकार है बाह्य अभिप्रेरणा। ये कुछ काम की नहीं होती। बाह्य अभिप्रेरणा से आप एक बार जोश में काम शुरू कर दोगे, लेकिन आपको लक्ष्य तक, अंत तक पहुंचाएगा नहीं, ये बीच में ही छोड़ सकता है। बीच में ही आपका मोटिवेशन है वो खत्म हो जाएगा, तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। तो बाह्य अभिप्रेरणा खतरनाक होती है। इसमें व्यक्ति किसी बाहरी व्यक्ति से प्रेरित करने पर काम शुरू करता है। बाहरी व्यक्ति उसको आके मोटिवेशन देगा और वो काम शुरू तो कर लेगा, लेकिन अंत तक जाए उसकी कोई गारंटी ही नहीं है। इसके अभाव में वह अंत अर्थात लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। आंतरिक सकारात्मक अभिप्रेरणा, ये खुद के अंदर से निकली हुई मोटिवेशन है। जैसे परिस्थितियाँ होती है, किसी की आर्थिक तंगी देखी हुई होती है तो वो इस चीज़ से रूबरू होता है, वो खुद स्वयं मोटिवेशन होकर के, जैसे कोई जॉब की तैयारी कर रहा है वो उसमें लग जाए तो वो उसको एंड तक पहुंचा देती है। व्यक्ति स्वयं की इच्छा से प्रेरित होकर काम करता है तथा अंत अर्थात लक्ष्य तक पहुंचाना इसका काम है। बाह्य अभिप्रेरणा अंत तक अर्थात लक्ष्य तक पहुंचने की युक्ति, साधन है, अर्थात एक शुरुआत है बाह्य अभिप्रेरणा। जबकि आंतरिक अभिप्रेरणा है वो अपने आप में अंत है, वो आपको शुरू से अंत तक साथ देगी, आपका बीच में कभी कम नहीं होगी कहीं पे भी। ये आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक और बाह्य 2 टाइप होते हैं। अभिप्रेरणा के मूल सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत, पहला है मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत। मूल प्रवृत्त्यात्मक नाम आएगा वहाँ पर विलियम मैकडूगल आएगा। विलियम है मैकडूगल, जिन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी थी। 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी थी। सर्वप्रथम मनुष्य जीव जंतुओं के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्त्यात्मक एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसीलिए विलियम मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक माना जाता है। 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई है इन्होंने और कहा है कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक संवेग होता है। हर एक मूल प्रवृत्ति से संबंधित है क्या है? एक संवेग होता है। उस संवेग के कारण वो मूल प्रवृत्ति होती है। संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं, वो उसका प्रतिफल होता है। अब ये एक साइड संवेग दे रखी है और एक साइड मूल प्रवृत्तियाँ दे रखी है। अगर अपने को डर लगेगा, भय होगा तो हम वहाँ से भाग जाएंगे, पलायन कर जाएंगे। अगर हमें क्रोध आएगा तो युत्सा आक्रमण, हम जिस पर क्रोध आया है उसके ऊपर आक्रमण करेंगे। तीसरा है भूख लगेगी तो हम भोजन करेंगे। चौथा है घृणा, अगर किसी से हेट है या घृणा है तो वो हमें अप्रिय लगेगा, हम उससे दूर होंगे, विकृषित होंगे। वात्सल्य, पुत्र कामना। कष्ट, अगर हमें कोई दूसरे की कष्ट देखकर, दूसरे का कष्ट देखकर संवेदना प्रकट हो रही है तो वो संवेदना मूल प्रवृत्ति है। कष्ट को देखकर हो रही है, संवेग है कष्ट। आश्चर्य होगा, हमें आश्चर्य होगा तो हम जिज्ञासा प्रकट करेंगे। कामुकता का भाव पैदा होगा तो काम की ओर बढ़ेंगे। आत्महीनता होगी तो विनीत भाव प्रदर्शित होगा। आत्माभिमान होगा तो आत्म प्रदर्शन, स्वयं का प्रदर्शन करेंगे। एकांकीपन, अगर हम अकेले रह रहे हैं, एकांकीपन की भावना हो रही है तो हम सामूहिकता की ओर जाने का प्रयास करेंगे, ग्रुप में जाने का प्रयास करेंगे। अधिकार भावना, हम कोई चीज़ को लेकर अधिकार भावना का संवेग प्रकट हो रहा है तो हम संग्रह की प्रवृत्ति को दर्शाएंगे। रचनानुभूति रचना प्रवृत्ति की ओर बढ़ावा देगी। और चौथा है आमोद, अगर हम आमोद नाम का संवेग हमारे अंदर प्रकट होगा तो हम हास्य की ओर बढ़ेंगे। मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं। मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं हैं ये। मूल प्रवृत्तियां क्या होती है? जन्मजात होती है। मूल प्रवृत्तियां
जन्मजात होती है, ये सार्वभौमिक होती है, सब जगह विद्यमान होती है। प्रत्येक व्यक्ति में मूल प्रवृत्तियों की मात्रा समान नहीं होती है। प्रत्येक व्यक्ति में ज़रूरी नहीं है कि मूल प्रवृत्तियों की मात्रा समान हो, ये कम या ज़्यादा भी हो सकती है। किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है तो किसी को कम आता है, कोई हर टाइम खुश रहता है तो कोई हर टाइम सैड रहता है। मूल प्रवृत्तियाँ व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। मूल प्रवृत्तियाँ हैं वो व्यक्ति को कोई काम या क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। मूल प्रवृत्तियाँ व्यक्ति के व्यवहार को संचालित भी करती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ आदतों से भिन्न होती है। मूल प्रवृत्तियाँ जब संवेग प्रकट होगा ना तभी मूल प्रवृत्तियाँ प्रदर्शित होगी। आदतें हैं वो हमारी फिक्स हो चुकी है और रोजाना हमारे व्यवहार में आती है। मूल प्रवृत्तियाँ शोधनशील या परिवर्तनशील होती है। मूल प्रवृत्तियों को सुधारा जा सकता है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में 3 क्रियाएं शामिल होती हैं, एक तो ज्ञानात्मक, एक भावात्मक और एक है क्रियात्मक। तीनों क्रियाएं शामिल होती हैं। दूसरा सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। कौन सा? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। प्रवर्तक है इसके सिगमंड फ्राइड। इस सिद्धांत के अनुसार अचेतन मन में दमित इच्छाएं व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती हैं। सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा है? अचेतन मन में जो इच्छाएं दमित होती है, हमारे कोई इच्छा का दमन हो चुका है, तो वो हमें मौका मिलने पर क्रिया करने के लिए प्रेरित करेगा। तीसरा है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। प्रवर्तक हैं इसके डेविड सी मैकलीलैंड। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक डेविड सी मैकलीलैंड के द्वारा किया गया था। इनके सहयोगी थे एटकिंसन और होएंगा। फर्नाल्ड के अनुसार उपलब्धि अभिप्रेरणा से तात्पर्य श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करने की इच्छा से है, उपलब्धि अभिप्रेरणा से। उसके बाद है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। उपलब्धि अभिप्रेरणा को फर्नाल्ड ने बताया कि श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करने की इच्छा है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत उपलब्धि की चाह व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। हमें कोई उपलब्धि, मान लीजिए जैसे पद प्रतिष्ठा चाहिए, तो हम उस पद को प्राप्त करने के लिए क्रिया करेंगे, वो उसके लिए प्रेरित करेगी। तथा व्यक्ति वहाँ तक पहुँचने की इच्छा रखता है जहाँ तक प्रयासों के द्वारा पहुँचा जा सकता है। उसके बाद है आवश्यकता पदानुक्रमिक का सिद्धांत है। अब्राहम मैस्लो ने दिया है। मानव की 5 आवश्यकताएं बताई थी उन्होंने, उसे क्रिया करने के लिए प्रेरित करती हैं। वो 5 आवश्यकताएं हैं वो उसे काम करने के लिए, कोई क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। और यह सिद्धांत मुख्य रूप से अभिप्रेरणा का सिद्धांत माना जाता है। मुख्य रूप से ये अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत था आवश्यकता पदानुक्रमिक का सिद्धांत, जो अपने अधिगम में पढ़ा था पीछे, वो मुख्य रूप से अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। उसके बाद है सक्रियता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत सोलिसबरी, मेलमो और लिंडस्ले के नाम प्रमुख महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत व्यवहार की दक्षता प्रबल देता है, और दक्षता के लिए मांसपेशियों को सक्रिय बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। 6 नंबर सिद्धांत है संतुलन स्थैर्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत चैपलिन, कोफर, एप्पल के नाम महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत असंतुलन की स्थिति में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। संतुलन स्थैर्य का सिद्धांत किसी को अभिप्रेरित करने के तरीके या उपाय या विधियाँ, मोटिवेशन के तरीके, विधियाँ, उपाय है प्रशंसा या निंदा द्वारा। या तो कोई व्यक्ति की आप बेइज्जती करो या उसकी खूब वाहवाही करो, तो उससे वो मोटिवेशन होगा। सफलता का आभास कराकर उसे बता दिया जाए कि अगर तुम इस पद पर पहुंच जाओ तो तुम्हारी ये रेपुटेशन होगी, लोग तुम्हें इस नाम से बुलाएंगे। इस तरीके से उसको सफलता का आभास करवाओ। असफलता का भय दिखाकर, अगर सफल नहीं हुए तो आपको धक्के खाने पड़ सकते हैं, तो वो असफलता का भय दिखाकर भी उसे मोटिवेशन कर सकते हैं आप। आवश्यकताओं का ज्ञान करवाकर, तुम्हें पैसे की आवश्यकता है, मान लीजिए पैसे की आवश्यकता है और तुम काम कर नहीं रहे, तो ये उसके लिए मोटिवेशन नहीं होगा। उसने आवश्यकता को ज्ञान करवाया, आवश्यकता का उसे। आकांक्षा का स्तर जानकर प्रतियोगिताओं के आयोजन द्वारा प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करके आप उसे मोटिवेशन दे सकते हैं। उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग के द्वारा सर्वदर्शी सामग्रियों के प्रयोग से आप उसे अभिप्रेरित कर सकते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन के द्वारा और विद्यालय एवं कक्षा के उचित वातावरण के द्वारा भी आप उसे अभिप्रेरित कर सकते हैं। अभिप्रेरणा, अधिगम में अभिप्रेरणा का महत्व। अधिगम के लिए अभिप्रेरणा का क्या महत्व है? मोटिवेशन का क्या महत्व है अधिगम के लिए? तो अधिगम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मोटिवेशन। व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायक है, रुचि जागृत करने में, कोई चीज़ में रुचि जागृत करने में सहायक होता है अभिप्रेरणा। उस मोटिवेशन है वो उस अधिगम में सहायक हो सकता है। ध्यान केंद्रित करने में सहायक होता है। अगर व्यक्ति में मोटिवेशन ही नहीं होगा तो वो अधिगम की परिस्थितियों में अपना ध्यान फोकस नहीं करेगा। अगर मोटिवेशन होगा तो वो उन अधिगम की परिस्थितियों में ध्यान फोकस करेगा, तो ध्यान केंद्रित करने में सहायक है। अधिगम तत्परता जागृत करने में सहायक है, तत्परता, रुचि पैदा करने में सहायक है। अनुशासन स्थापित करने में सहायक है अभिप्रेरणा।
व्यक्ति पूरा फोकस्ड होगा तो वो उलूल जुलूल हरकतें नहीं करेगा और पूरा फोकस्ड रहेगा, अनुशासन में रहेगा। मानसिक क्रियाओं के विकास में सहायक, लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है अभिप्रेरणा। चरित्र निर्माण में सहायक होता है, चरित्र निर्माण में सहायक होता है। ये अभिप्रेरणा टॉपिक था और इसके बाद इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक करेंगे कंप्लीट जल्दी। के लिए आप इस नाम को सर्च कर सकते हैं, अनूप क्लासेज नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और उसमें आपको क्लासें मिल जाएगी। और नेक्स्ट अपने शुरू करने वाले हैं MCQ की क्लासें। ये दिशा की जो पब्लिकेशन की बुक आती है ना 2020 वाली, 10वां संस्करण है जो, तो उस 10वें संस्करण में पहले टॉपिक के MCQ शुरू करेंगे आज इस वीडियो के बाद में। सारे आए हुए प्रश्नों की व्याख्या और प्रश्न है वो सारे आपको इसमें करवा दिए जाएंगे। 2011 से 2024 तक के जितने भी प्रश्न हैं वो सारे इसमें समाहित होंगे।